आप इनके पास मुद्दे नहीं हैं। एजुकेशन फॉर ऑल कौन लेकर आया? कांग्रेस। मनरेगा कौन लेकर आया? कांग्रेस। आप सभी का स्वागत है भारत एक खोज के इस अंक में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट खरविंदर सिंह कैप्टन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैप्टन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, कब कांग्रेस में आपने प्रवेश किया, कब से आप राजनीति कर रहे हैं? मैं 1989 से, जब श्री सुभाष चोपड़ा यहाँ से दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। आप छात्र संघ की राजनीति में भी सक्रिय रहे? मैं छात्र संघ की राजनीति में पूरा इन्वॉल्व हुआ। मैं एनएसयूआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, मैं एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा, फिर यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा दिल्ली का, फिर ब्लॉक अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस के अंदर। बेसिकली पोलिंग बूथ से पोलिंग एजेंट के रूप में मैंने अपनी राजनीति शुरू की है। तो छात्र संघ की राजनीति में और मेन स्ट्रीम की राजनीति में क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं, कि क्या ऐसा कुछ लगता है आपको कि हाँ ये राजनीति अच्छी थी अब वर्तमान की राजनीति? राजनीति तो राजनीति है। वहाँ पर पहले छात्र हितों की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते थे। यहाँ पर हम लड़ाई लड़ते हैं आम आदमी के लिए, मतलब आम आदमी के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारी अपनी कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है अपनी। उस समय की राजनीति में और आज वर्तमान 2024 की राजनीति देखते हैं, बहुत तो फ़र्क है। किस तरीके का फर्क? बहुत फ़र्क है। उस वक्त राजनीति में होता था कि आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करते थे, आप व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते, मूल्यों पर आधारित राजनीति होती थी, विचारधारा की राजनीति होती थी। आजकल ये है कि आजकल विचारधारा की राजनीति ख़त्म हो गई है। आजकल तो व्यक्तिगत कटाक्ष इतने हो रहे हैं, आजकल व्यक्तिगत रूप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ये राजनीति ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि आज विचारधारा की राजनीति तो आज भी जीवित है, शायद इसीलिए आज भी आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है जिसके साथ आज तक आप जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं तो जुड़ा हूँ। मेरे जैसे कई लोग, हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी पार्टियां भी हैं, उनके लोग भी आइडियोलॉजी के, लेकिन वो आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ साथ उन लोगों का मन और दिमाग दोनों दूषित हो चुके हैं। वो अपने अपोजिशन पार्टी विरोधियों को तो ये समझते हैं कि यह कीड़े मकोड़े हैं। क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदिता चलती है, और इस प्रतिद्वंदिता के अंदर कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक राजनेता दूसरे राजनेता को नीचा दिखाने के लिए कई बार वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, और दोनों तरफ से ऐसा होता है। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको गाली तो आप भी मुझे गाली दीजिए, ये जरूरी नहीं है। राजनीति जो है ये समाज सेवा का कार्य है, ये लोगों के काम करने का कार्य है, लोगों के जो काम रुक जाते हैं उनका कार्य है। राजनीति क्या है कि अगर एक आम आदमी का काम रुक रहा है तो वो मुझे अप्रोच करेगा, मुझे सिफारिश लगाएगा, मेरे पास आएगा कि मेरा ये काम रुक रहा है फलाने अफसर के पास, तो मैं उस अफसर के पास जाऊंगा कि भैया ये इनका कार्य करा दीजिए। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, अब आज हास्य की स्थिति पर कांग्रेस आ गई है, क्योंकि पहले कभी एक छत्र कांग्रेस का राज था, और चाहे वो राज्य में बात करें और चाहे सेंट्रल में बात करें, कांग्रेस हर जगह स्थापित थी, और कांग्रेस के राजनेताओं ने देश में बहुत सारी उपलब्धियों के काम भी किए। मगर 14 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, 14 से पहले तो मुझे लगता देश के अंदर कुछ था ही नहीं। IIM नहीं थे, IIM नहीं थे, एम्स नहीं था, IIT नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे। ये तो सब कुछ चमत्कार हो गया 14 के बाद, कि सब कुछ आ गया 14 के बाद। भाई, यह जो राजनीति की जा रही है, सब यह राजनीति चल रही है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो इस वक्त एडवर्टाइजिंग की मार्केट हो गई है, एडवर्टाइजिंग की राजनीति हो गई है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को भटकाया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या पहले जब देश आज़ाद हुआ था, आप बताइए ना, वर्तमान राजनीति के अंदर जो देश में सत्ता चला रहे हैं, क्या उन लोगों का कोई योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में? आज वो लोग उन्हीं लोगों को गाली निकाल रहे हैं जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो कोई भी हमारा नेता हो कांग्रेस का, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और उस विचारधारा के हिसाब से वो अपना आदर्श वीर सावरकर को मानते हैं। देखिए, वो अपना आदर्श चाहे वीर सावरकर जी को माने, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी को माने, वो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है।
हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, हमारी आइडियोलॉजी वो, हम डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी को और शहीद भगत सिंह, ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि वीर सावरकर जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अपना आदर्श मानते हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी उनके नाम के डाक टिकट निकलवाए थे, उनको प्रशस्ति पत्र दिया था, और आज वर्तमान में जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो वीर सावरकर को गलत दृष्टि से देखते हैं या उनके विषय में गलत बोलते हैं। देखिए ऐसा है, इंदिरा गांधी जी ने जो किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, उस वक्त जो राजनीति होती थी, मुझे याद है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद चुनाव हुए थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव हार गए थे, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर चुनाव हार गए थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप आज की राजनीति और उस वक्त की राजनीति में क्या बात कर रहे हैं? ये तो इस वक्त आप मन की दूषित की, ये तो दूषित राजनीति कर रहे हैं जो वर्तमान में राजनीति हो रही है। अगर आप मुझे गाली बकोगे तो मैं तो रिटेलिएट करूंगा ही करूंगा, मैं तो विरोध करूंगा। और ये तो आपके मुंह में जुबान डालते हैं और आपको कुछ ना कुछ रिटेलिएट कराते हैं अपने विरोध में। वर्तमान की जो राजनीति हो गई है, दूषित हो गई, आप उठा के देखिए ना। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री संदेश खाली की बात तो कर रहे हैं, मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहे? वो हाथरस की बात क्यों नहीं कर रहे? वो वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे? गुजरात की वो जो लेडी थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था। देखिए, अभी जो माहौल है वो देश का माहौल खराब है, जैसा कांग्रेस हमेशा से बोलती आई है। उसके बाद भी कांग्रेस को जो भीड़ होती है वो कांग्रेस के वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। 2014 के बाद आप राज्यों के चुनाव भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस भीड़ का इस्तेमाल कर वोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कांग्रेस के साथ आप निश्चिंत रहिए, आपको आने वाले समय में देश में कांग्रेस राज करती हुई मिलेगी, कांग्रेस ही सत्ता में वापस आएगी। ये जरूरी नहीं है कि हाँ भाई ये भारतीय जनता पार्टी ही बार बार सत्ता में आएगी। ये लोगों को झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस बार बाउंस बैक करेंगे, सत्ता में आएंगे 2024 में। 2024 में आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे। हाँ। मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह बड़ी सभाओं में, छोटी सभाओं में, नुक्कड़ की सभाओं में बोलते हैं उज्ज्वला योजना को लेकर उन्होंने काम किया है, किसान रोजगार को लेकर उन्होंने काम किया है, किसानों को आय वो देने का काम कर रहे हैं। न जाने ऐसी कितनी योजनाएं, चाहे वो शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों को मकान देने की योजना हो, झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना हो, बहुत सारी योजनाएं वो लेकर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से प्रचार करती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दब जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात रही तो दिल्ली के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सर्वप्रथम हमने करके दिखाया था। उसका उद्घाटन यहाँ पर हमारे दक्षिण दिल्ली के अंदर कालका जी के अंदर पॉकेट 14 में गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के साथ 13 सितंबर 2013 को हमने उसका शिलान्यास किया था। उस वक्त की दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, उस वक्त के तत्कालीन विधायक श्री सुभाष चोपड़ा जी और उस वक्त के तत्कालीन संसद सदस्य श्री रमेश कुमार जी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। आज शिलान्यास कर दिया, वो बन गया, काम शुरू हो गया। लेकिन अब आप वहाँ पर जाकर देखिए ना, लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। जाकर देखिए, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आपने चाबी पकड़ा दी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये काम उसने कर दिया। तो पानी की सुविधा पहुंचाने का काम तो आपके साथ की सहयोगी सरकार जो अभी वर्तमान में जिसके साथ आप गठबंधन में नहीं, ये काम डीडीए का था। डीडीए ने जब आपको मकान बनाकर दिया है तो वो आपको पूरी सुविधा के साथ देगी। डीडीए ने वाटर टैंक तो बना दिया लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं लिया वहाँ पर। क्यों नहीं लिया? और पानी का सिस्टम है ही नहीं वहाँ पर। वहाँ डीडीए का टैंकर आता है, उसके ऊपर लिखा होता है यह पीने के क्योंकि पानी नहीं है, डाल के चले जाता है। अब बताइए, गरीब आदमी, 14 मंजिल बिल्डिंग बनी है, कहाँ तक पानी लेकर जाएगा? अगर मैं लोकल राजनीति से हटकर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी एक यात्रा लेकर निकलते हैं, बहुत सारी उसमें भीड़ होती है और जब वोट की बात आती है तो वोट नहीं मिलता। उस भीड़ से क्या कांग्रेस को फायदा हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष जननायक राहुल गांधी जी ने शुरू की और लगभग 4000 किलोमीटर के करीब वो भारत जोड़ो यात्रा की और उसका फ़ायदा हमें मिला। हम कर्नाटक का चुनाव जीते, हम तेलंगाना का चुनाव जीते और हमारे जो वोट परसेंटेज देश के अंदर है वो बड़ा है।
और हमें उम्मीद है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके अंदर हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और हमारी सरकार भी सत्ता के अंदर आएगी। इंडिया अलायंस जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो सत्ता में आएगा। राहुल गांधी से ज़्यादा पॉपुलर हैं नरेंद्र मोदी, तो आप किस नज़र से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल रही इतनी मेहनत करने के बाद? देखिए, अगर राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं क्या? अगर राहुल गांधी बात करते हैं महंगाई की, क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? राहुल गांधी बात करते हैं किसानों की, क्या वो गलत बोल रहे हैं क्या? आज देश में हजारों किसान मर जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, आप बताइए ना मुझे। भारतीय ये जनता अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, ये 73 साल 74 साल के हो गए, अभी तक रिटायर नहीं हो रहे, उनको 3 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर देंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि जो अग्निवीर योजना है वो हर देश के नागरिक को तैयार करना चाहती है कि कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने बॉर्डर को संभाल सके, अपने देश को संभाल सके। आप ऐसा कीजिए ना, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर इसको लागू कर दीजिए, तो अग्निवीर तैयार करने की योजना लानी नहीं पड़ेगी। आप हर स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, एक पीरियड रख दीजिए, 30 मिनट का एक पीरियड होता है, आप करिए ना अग्निवीर, स्टार्ट कीजिए, हम कॉलेज स्कूल से कीजिए ना स्टार्ट। नहीं, बहुत सारे स्कूलों के अंदर आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग तो दी जाती है। स्पोर्ट्स की दी जाती है, एनएसएस की दी जाती है, लेकिन इसका अलग चैप्टर एक डाल दीजिए ना, क्या जाएगा? तो ये आपकी सरकार में भी हो सकता था। हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ किया, हमारी सरकार ने तो बहुत किया। चाइना के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? चाइना हमारे मुल्क के अंदर, हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उसके हिस्से का नाम कुछ अलग अलग रख रहा है, तब कहाँ गई लाल आंखें इनकी? कहाँ गई? अब कहाँ जाती हैं इनकी लाल आंखें? ये गलवान को लेकर बहुत चर्चा होती है कि गलवान में चाइनीज जो सिपाही थे, चाइनीज जो फौजी थे वो पीछे हट गए, भारतीय सेना इतनी मजबूती से कितने हमारे सिपाही शहीद हो गए उसके अंदर, कितने शहीद हो गए, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। अब कहाँ से सर काट के लाएंगे? अब कहाँ गया इनका सर काट के लाना वाला? आज सर काटने की बात अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान घुटनों पर है और ये सब संभव तब होता है। देखिए वो पुलवामा देखिए ना, कहाँ गए उसके आरडीएक्स जिन्होंने रखा था 400 किलो? ये 400 पार की बात करते हैं, 400 किलो आरडीएक्स जो लेकर आया था उसको तो लेकर आए, कहाँ गया वो? उसको तो लेकर आए ना। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि अभी तक उसके विषय में पता नहीं चला। पता नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, हमें जवाब दे। मगर पुलवामा के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपकी पार्टी और आपके सहयोगी पार्टियां इस पर सवाल कुछ उठाती चीज़ें ऐसी हैं जो कि छुपा के की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो छुपा के की जाती हैं। अगर इन्होंने उसको ओपन कर दिया ठीक है, हमारे समय मतलब आप मानते हैं कि सर्जिकल अटैक होते रहते हैं, हर सरकार करती है, इससे पूर्व में भी हुआ, पूर्व में हुई है। मैं तो कहता हूं कि जितनी हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं कांग्रेस के पूर्व की, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, एक तरफ तो ये जाके कहते हैं कि हाँ भाई ये लालटेन युग है, क्या हमें लालटेन भी चाहिए, हमें एलईडी भी चाहिए? हम अपने अतीत को नहीं भूल सकते हैं। अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए हमें अपना अतीत तो याद करना ही पड़ेगा। डिजिटल इंडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस डिजिटल इंडिया, डिजिटाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, जिसका नाम लिया जाए उसका नाम है भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू किया था देश के अंदर, कंप्यूटर क्रांति वो लेकर आए थे। आप इनके पास मुद्दे नहीं है। एजुकेशन फॉर ऑल कौन लेकर आया? कांग्रेस। मनरेगा कौन लेकर आया? कांग्रेस। आज मनरेगा में कह रहे हैं कि हम अगर सरकार के अंदर आते हैं तो हम 7 रुपये बढ़ाएंगे एक आदमी के ऊपर। 7 रुपये के अंदर क्या आता है एक आदमी के? एक रोटी एक चपाती नहीं आती है जनाब। फिर उसके बाद एजुकेशन फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, मनरेगा लेकर आए। उसके बाद 10 ऐसी स्कीमें, मैंने किताब भी लिखी है, इसके अंदर मैंने सारा मेंशन किया है कि यूपीए 2 की क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको क्या क्या उपलब्धियां हैं। सारा हमारा जितना भी कांग्रेस ने आज तक जो भी किया है, हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, मनरेगा और भी कई स्कीम्स ऐसी हैं जो कि आपकी कांग्रेस की जो पुस्तक है कांग्रेस कल, आज और कल, हाँ, इस पुस्तक को लिखने का विचार आपको कहाँ से आया? किससे आपने प्रेरणा लेकर ये पुस्तक लिखी है? देखिए, मेरे मन में ये था कि हाँ भाई, कांग्रेस का अब वो इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो जो हमारी अपोजिशन पार्टी, हमारी विरोधी पार्टी है, वो अपना, उनका तो बेसिक मुद्दा ही यही है कि प्रचार और प्रसार की सरकार मैं इनको बोलूँगा। तो लेकिन उसके लिए मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी कुछ योगदान कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, तो मैंने उसके माध्यम से ये किताब लिखी। और मेरे 4 वॉल्यूम हैं, चौथा वॉल्यूम मेरा भी आने वाला है।
तो पहली जो किताब लिखी थी वो किस पर आधारित थी, मतलब कांग्रेस वो की वो कौन सी वो चीजें आपने वो ऐसे कांग्रेस की वो थी जब 2014 के बाद, जब हमारी सरकार गई तो 2014 के बाद मैंने वो किताब लिखी थी। उसके अंदर 2014 से पहले जो कांग्रेस ने काम किए थे उनके बारे में लिखी थी। आपके पास क्या ऐसी योजना है कि कांग्रेस सरकार दोबारा से सत्ता में काबिज होगी? देखिए, जो हमारी गारंटी है कांग्रेस की, अब जैसे कि 72,000 रुपये, 1 लाख रुपये हर साल महिलाओं को, आप देखिए ना, अगर 1 लाख रुपये एक महिला के खाते में जाते हैं तो उससे देश की इकोनॉमी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? आज हमारे देश की क्या स्थिति है वर्तमान में? 2 बारी डिमोनेटाइजेशन कर चुके हैं प्रधानमंत्री। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या करोगे? जिसके यहाँ रेट पड़ी उसके यहाँ 10 दिन बाद वो पैसे जमा करा रहा है, चाहे वो ईडी की रेट हो। इस प्रक्रिया से जो कि कैश में दिया जाता था, 20,000 रुपए की राशि कैश में दी जा सकती थी, उस पर प्रतिबंध लगाने का नरेंद्र मोदी जी ने देखिए, काम मैं किया। उसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया फला कंपनी के यहाँ रेड हुई, 10 दिन के बाद वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को पैसे जमा करवा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। पार्टी तो कांग्रेस को भी नहीं पैसे नहीं जमा नहीं, कराए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज तक 8,000 करोड़ का लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 8,000 करोड़ का ये घोटाला है। इसकी जांच होगी, अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आए तो उसकी जांच जरूर होगी। तो कांग्रेस तो इस विषय को लेकर कभी चर्चा नहीं करती, और कांग्रेस क्यों नहीं करती? बड़े आज नेता इसके ऊपर बात ही चल रहा है, तो सबसे बड़ा चुनाव, ये तो सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, विश्व का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू ये तो मैं जितना भी धन्यवाद पैसा करता आया, हूं, मैं तो धन्यवाद करता हूं माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर से पर्दा हटाया। अगर माननीय उच्च न्यायालय ना करता तो शायद पर्दा ही ना उठता इस घोटाले के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर पेनल्टी लगी है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर, आप किस नज़र से देखते हैं उसको? कि देखिए, वो पुराना मसला है, आज से किसी पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स तो लगता नहीं है। पता नहीं ये क्या इन्होंने कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि ये चुनाव ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव ना लड़े, पैसा ना खर्च करे, हमारे खाते सीज कर दिए। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। राजनीति को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, मेरी बात सुनिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसका मैं पालन करूँगा, आप किसी और धर्म को मानते तो आप उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे एडवोकेट खरविंदर सिंह कैप्टन जी। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।